हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग आ गए लेक्चर 14 पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में? हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग एक केस पढ़ा था। हम लोगों ने वॉकिंग और रनिंग को समझा था कि फ्रिक्शन कैसे लगता है उस पर, और हमने टॉपलिंग देखा था कि किसी चीज़ पर फोर्स अगर लगा रहे हैं, कोई लंबा ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाते वक्त हमने अगर ज़्यादा ऊपर से फोर्स लगाया तो वो टॉपल हो सकता है, पलट सकता है। तो ये सब देखा था, नहीं देखा तो देख लेना। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि अगर किसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट पूछ लिया जाए कि भाई एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होगा, तो उस टाइप की प्रॉब्लम भी बच्चों पूछी जा सकती हैं। या ये इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि देखो कुछ पूछा जा रहा है या नहीं, मेरा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रहता। मेरा क्या है, फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। तो इसको ज़रा समझते हैं और हम लोग इनको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ 2-3 क्वेश्चन। हम लोग 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे और समझ जाएंगे। टू ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपकी 8th टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। हम लोग 7 पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये आपका जो डीसी वर्मा सर की बुक है उससे मैंने लिया, डीसी पांडे, डीसी वर्मा जो भी है, मैंने उससे लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द फिगर शोन एफ इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड, टेक टी इज इक्वल टू टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करना है? पहला क्या कह रखा है? प्लॉट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, फाइंड, दूसरा क्या कह रहा है? फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज क्यों हो रहा है? इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो फोर्स है, देखो ये 2t का मतलब है टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। जब आप टाइम 1 रखोगे तो ये 2 न्यूटन आएगा, 2 रखोगे तो 4, मतलब फोर्स वेरिंग फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहला काम ये करना है, हमें ये देखना है कि कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगी। देखो फोर्स मान लो 2 न्यूटन की, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ये जो ब्लॉक मूव करेगी। तो किस टाइम के बाद ये मूव करेगी? जब हमारी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स के बराबर हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा जब बढ़ेगी तो ये मूव कर जाएगी। तो बात समझना, म्यू की वैल्यू 0.6 दे रखी है ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में। अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं तो एन हो जाएगा आपका कितना है? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन भाई एम जी हो जाएगा यहाँ पर, ये एन। तो देखो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी 10, यह आ जाएगा 20 न्यूटन, बिल्कुल आ जाएगा। और इसका जो फ्रिक्शन है इस डायरेक्शन में लगेगा एफ, उसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालूं यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी म्यू इंटू एन। म्यू हो जाएगा आपका 0.6 और एन हो जाएगा आपका 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? व्हेन जब आपकी फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स वो लेस देन या इक्वल टू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से, तब तक आपकी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगी। ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट पे भाई? ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स इतनी लगी नहीं रही कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। तो एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2t, और लेस देन इक्वल टू ये एफ एल की वैल्यू कितनी है? 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? t लेस देन इक्वल टू 6 सेकेंड। इसका क्या कहने का मतलब है, बात समझना। ये देख लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। इसका कहने का बच्चों मतलब सिंपल सा ये है कि व्हेन पहला केस इसमें क्या होगा? व्हेन, ये मैं ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर पहली वाली प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग प्लॉट पहले कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 6 सेकेंड, तब बच्चों क्या होगा? ब्लॉक होगी आपकी रेस्ट पे, ब्लॉक एट रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या है बच्चों? रेस्ट का मतलब है कि नेट सम ऑफ फोर्सेस उस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और उस केस में नेट सम ऑफ फोर्सेस जब देखोगे तो F माइनस एफ इज इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। और इस केस में जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, दूसरा केस क्या होगा बच्चों? दूसरा केस होगा कि भैया जब टाइम 6 सेकेंड से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? जब टाइम 6 सेकेंड से, तो इसमें दूसरा केस क्या है? व्हेन t इज ग्रेटर देन 6 सेकेंड,
उस केस में बच्चों क्या होगा, ब्लॉक आपकी मूव करना स्टार्ट करेगी। तब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स, तभी से तो एक्सेलरेशन आएगा आपका भाई, एक्सेलरेशन तभी तो आएगा जब मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही 6 सेकंड होंगे, 6 सेकंड के बाद ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होगी, तो उस केस में आप इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। मैं इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन मान लेता हूँ ए है, तब आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ माइनस का एफ इज इक्वल टू मास कितना है 2, मास की वैल्यू अभी मत रखो, m इंटू ए। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना, जब ब्लॉक आपकी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, क्योंकि अब तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ग्राउंड इसके वजह, तब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी है 0.6, तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही वैल्यू ले लेंगे। तो जब t ग्रेटर देन 6 सेकेंड होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 12 न्यूटन है। t लेस देन 6 सेकेंड होगा तब तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि अब लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं पहुंचा है। लेकिन जब चलने लगेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये 12 न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है, 12 न्यूटन। ये सारी वैल्यू उसमें रख दो। तो f की वैल्यू कितनी है 2t। भाई हमें क्या चाहिए, किसी भी दो वेरिएबल को प्लॉट करने के लिए, जैसे x और y का ग्राफ चाहिए, तो x और y के टर्म में इक्वेशन होनी चाहिए ना। यहाँ x एक्सिस पे होगा टाइम, y पे होगा एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में रख दी, फ्रिक्शन हमारा 12 न्यूटन है, मास है हमारा 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, t-6। तो ये बच्चों आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। जिन बच्चों को नहीं याद है वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा ही नहीं। मैंने बहुत कायदे से समझाया था। क्या है भैया कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, मान लो कोई लाइन है, ये हमारा x है और ये y है, और लाइन हमारी कैसी है, लाइन इस तरीके की है, एक लाइन ऐसे जा रही है। तो इसकी इक्वेशन बच्चों क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। और यहाँ ये लाइन x एक्सिस से, या कह दें कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाती थी, थीटा, और ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करती थी, c पर। बात समझ गए, x है y है। अब ये m क्या है, m है स्लोप ऑफ लाइन जिसकी वैल्यू है tan थीटा, मतलब ये लाइन इंक्लाइंड कितना है, बात समझ रहे हो, tan थीटा। अब यहाँ पर जरा समझते हैं, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, t माइनस 6। तो t माइनस 6 का मतलब है t को अगर x ले लो तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू m की जगह पे 1 हो गया तो ये हो जाएगा m, x की जगह पे t, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। तो y हो गया a, m हो गया 1, m 1 होने का मतलब है tan थीटा हो गया 1। tan थीटा 1 होने का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, 45। tan 45 ही तो 1 होता है, तो यहाँ से थीटा आ गया, x की वैल्यू हो गई t, और c हो गया -6। -6 का मतलब है कि प्लस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, माइनस वाई एक्सिस पे हो रहा है। तो अब जब आपको इतना सब पता चल गया तो अब आप लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, कह दोगे सर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन आपकी कैसे होगी, बात ध्यान से समझना, लाइन आपकी ऐसे आएगी, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट कैसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, ये हो गया। सर ये क्या बना दिया आपने, अभी सब बताता हूँ, चिंता मत करो, टेंशन ना लो। देखो बच्चों, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट करेगी, पहले जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि c की वैल्यू पॉजिटिव थी वहाँ, यहाँ c कितना आ रहा है, -6। तो ये जो बच्चों वैल्यू है ये हो जाएगी -6, बात समझे। और आपको भी पता है कि ये एंगल कितना बना रही है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये भी 45 होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 6, होगी कि नहीं, यहाँ पर ऐसे दिखाने की जरूरत है, मैंने आपको समझाने के लिए। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। अब इस प्लॉट से क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आई थी वो कितनी आई थी, a इज इक्वल टू t-6। तो आपका जो एक्चुअल प्लॉट है ये आपको मैंने समझाने के लिए दिखा दिया है कि वो लाइन जाएगी कैसे। देखो आपका एग्जिस्टेंस कहाँ से टाइम का यहाँ पर आ रहा है, ये ओरिजिन से आ रहा है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और कुछ आगे टाइम बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि जब तक टाइम 6 सेकंड नहीं हो जा रहा है तब तक देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 दिख रही, यानी यहाँ तक तो हमारा ये जो ड्रॉ हुआ है बिल्कुल सही हुआ। जैसे ही टाइम 6 सेकंड से ज़्यादा हुआ एक्सेलरेशन आने लगेगा और वो बढ़ने लगेगा, तो देखो ये बढ़ रहा है। तो हमारा प्लॉट बेसिकली ऐसा बना है, ये ऐसा बना है,
ठीक है। लेकिन ये लाइन आ कहाँ से गई इसको दिखाने के लिए मैंने ये पूरा दिखाया, y इक्वल टू mx प्लस c में c नेगेटिव है इसलिए नीचे से आ रही और m की वैल्यू 45 डिग्री। तो एक आपका आंसर ये आ गया, आपने प्लॉट कर दिया। देखा बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है ये, बड़े आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। अगर आपको लाइन की इक्वेशन और ये सब पता होता, आपने फ्रिक्शन कायदे से समझ रखा होता तो आप तुरंत निकाल देते। अब देखो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहाँ पर बच्चों आपका बेसिकली फ्रिक्शन का नॉलेज टेस्ट कर रहा है। क्या टेस्ट कर रहा है, बहुत आसान है। जब हमें पता है कि भैया t जब 6 सेकेंड से कम है तो ब्लॉक आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि ब्लॉक मूव नहीं कर रही है और उस केस में जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप f कितना है आपका 2t है, t की वैल्यू रख दो 2, तो f की वैल्यू स्मॉल f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन। इसको मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करता हूँ। ये b वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, b वाला पार्ट फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे f की वैल्यू कैपिटल F के बराबर है। और सिंस f कितना है, f है आपका 2t, इसमें टाइम की वैल्यू रख दो 2 सेकेंड, तो f कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो ये भी वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन। एक आंसर ये आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। उसी तरह क्या दे रखा है, एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब बच्चों देखो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो t ग्रेटर देन 6 सेकेंड पे फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, वो अब चेंज नहीं होगी क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। और वो कितनी होगी 12 न्यूटन होगी कि नहीं होगी। देखो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर आप लिख दोगे एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू 12 न्यूटन। आंसर आ गया। देखा बच्चों ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, इसने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करा है कि फ्रिक्शन आपको समझ में भी आया है कि बस आपने कह दिया रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो आपको समझ में आया है फ्रिक्शन, तभी तो आप बता पाए हो कि भाई लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं था फोर्स 6 सेकेंड से पहले, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर थी। ठीक है, 8 सेकेंड पे बॉडी स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी है इसलिए 12 न्यूटन हो गया। चलो इस क्वेश्चन को शुरुआत से देख लो बच्चों और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि एक प्रॉब्लम एटलीस्ट आप लिख लेना कैसे सॉल्व होती, बाकी तो आप सब सॉल्व कर लोगे। चलो मज़ा आया इसको सॉल्व करने में। देखो क्या क्या यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन लगा दी, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लगा दी, यहाँ पर हम लोगों ने सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ये उसी क्वेश्चन को कह रहा है रिपीट द अबव प्रॉब्लम। अबव मतलब जो हमने अभी इससे पहले सॉल्व करी, उसमें यहाँ पर दे रहा है इफ इंस्टेड ऑफ म्यू वी आर गिवन म्यू एस इज इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.4। अब देखो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे रखी है। ये जो आपकी ब्लॉक थी 2 किलोग्राम की, इस पर आपको क्या कह दिया है भैया कि अब जो फोर्स है वो तो वैसे ही लग रही है 2t, लेकिन म्यू की वैल्यू सिर्फ एक नहीं दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.4। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी। चेंज कैसे होंगी, देखो FL तो आपने जो निकाला था वो तो वही होगा, म्यू एस क्योंकि म्यू के बराबर है 0.6, तो म्यू एस इंटू एन पहले वाली प्रॉब्लम से जब हमने निकाला था तो कितना आया था 12 न्यूटन आया था, बिल्कुल आया था। एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू के इंटू एन, एन आप लोग निकाल चुके थे, एन कितना था 20, तो ये जब आप रखोगे 0.4 इंटू 20 तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। आ जाएगा कि नहीं, देखो सर बिल्कुल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर फिर से वही सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि FL 12 न्यूटन है तो व्हेन पहला केस व्हेन टाइम इज लेस देन इक्वल टू 6 सेकेंड, तब आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी।
कह दोगे सर इतना तो सेम रहेगा, क्योंकि एफ एल की वैल्यू उतनी है, अगर म्यू एस चेंज कर देते तब बात अलग हो जाती, वो 0.6 ही और बाकी प्रॉब्लम भी वैसी ही है। अब यहाँ पर खेल बच्चों पता है क्या होगा, आप देखो जब टाइम बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। उस केस में ब्लॉक आपकी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, एकदम से उस पर झटका लगेगा, वो आगे बढ़ेगी, और जैसे ही वो आगे बढ़ना चालू होगी फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी और कितनी हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोगों ने फ्रिक्शन का ग्राफ देखा होगा, फ्रिक्शन एफ का टाइम से हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन बढ़ता है और म्यू एस इंटू एन पहुंचने के बाद उसकी वैल्यू एकदम से कम होती है और फिर वो कांस्टेंट रहती है म्यू के इंटू एन। ये आपको याद आ रहा है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। ये मैंने आपको बस इसलिए याद दिलाया क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होने वाली, कॉन्सेप्ट एक लगने वाला है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने बताया। अब देखो एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे एक घटना यहाँ पर होगी। कौन सी घटना होगी कि भाई जो फोर्स इसको होल्ड करके रखी थी 12 न्यूटन की, जैसे ही आप फोर्स 12 न्यूटन से जरा सी भी 0.00001 भी बढ़ेगी तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो घट के हो जाएगी 8 न्यूटन हो जाएगी। तो जिस फोर्स से आप खींच रहे थे वो तो 12 न्यूटन ही रहा, 12 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना रहा? 12 न्यूटन, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई? घट गई। वो कितनी हो गई? 8 न्यूटन। तो यहां पर मैं एक बात लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं? एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड f इज इक्वल टू 12 न्यूटन, बट ब्लॉक starts slipping. So इनिशियल एक्सेलरेशन का बच्चों मतलब है कि 6 सेकेंड पे जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? वो हो जाएगा बच्चों, देखो नेट फोर्स कितनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा, एफ की वैल्यू उस इंस्टेंट पे होगी 12, एफ के की वैल्यू 8 अपॉन मास आपका 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब की बात है? ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड की बात हो रही है। t ग्रेटर देन 6 सेकेंड पे क्या होगा? अब देखो यहाँ पर फिर लगता हूँ, एट t ग्रेटर देन 6 सेकेंड, फिर वही सारी कहानी रिपीट हो जाएगी। t जब 6 सेकेंड से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? ब्लॉक आपकी स्लिप करना स्टार्ट होगी और 2 किलोग्राम और सरफेस के बीच में आप काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ब्लॉक आपकी स्टार्ट कर चुकी है स्लिप करना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा आपका एफ के, और यहाँ पर एक्सेलरेशन में ऐसे ए दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एफ की वैल्यू 2t रख दो, एफ के की वैल्यू क्या रख दो? एफ के की वैल्यू रख दो 8 इज इक्वल टू मास हो गया 2 kg इंटू एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है। आपको एक्सेलरेशन सिर्फ आपने t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे बताया है, t इज इक्वल ग्रेटर देन 6 सेकेंड पे आपको नहीं पता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? t माइनस 4। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपकी। अब बात समझना, अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से समझना कैसे ड्रॉ करूंगा। ये मैंने इनिशियल एक्सेलरेशन क्यों निकाला था ये आपको अब समझ में आएगा। देखो बच्चों होगा क्या होगा, अभी सब कुछ होगा, टेंशन ना लो, सब पता चलेगा। सही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों होगा ये कि भैया ये जो एक्सेलरेशन है वो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक जीरो है। ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, मान लो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड जीरो है, लेकिन t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे अचानक से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अचानक से उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 6 सेकेंड से जरा सा भी अगर आप बढ़े आगे तो फोर्स 12 न्यूटन और फ्रिक्शन 8 न्यूटन घट जाएगा और बॉडी आपकी स्टार्ट कर जाएगी। बात समझ रहे हो? बॉडी स्टार्ट कर जाएगी। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपने एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकाली थी, और वो कितनी निकाली थी? वो हमने निकाली थी 2। कितनी निकाली थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सही लिखना। अब इस पॉइंट से जो भी आप ग्राफ बनाओगे, जो भी आप ड्रॉ करोगे, वो इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे। तो अब एक्सेलरेशन t ग्रेटर देन 6 सेकेंड पे कैसे आ रहा है? t ग्रेटर देन 6 सेकेंड पे आपकी एक लाइन मिल रही है। कौन सी लाइन मिल रही है? जरा ध्यान से समझना, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग। आपकी एक लाइन मिल रही है जो कि
ए इज इक्वल टू टी माइनस 4 है। और आपको भी पता है ये एंगल कितना बनाएगा, अभी हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और t माइनस 4 का मतलब क्या है बच्चों, कि जब मैं इसको पीछे इस तरीके से लाइन को खींचूँ, अगर मैं इसको पीछे इस तरीके से खींचूँ तो ये यहाँ पर यानी कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो बनाएगा, ये दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, अरे समझ जाओ, ये ऐसे देखने में नहीं लग रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है। इसको थोड़ा सा करेक्ट बनाते हैं बच्चों, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज ऐसे हो जाओगे क्योंकि ये लाइन लग नहीं रही है कि वहाँ पर जाएगी। देखो मैं फिर से बनाता हूँ इसको, ये यहाँ से ऐसे ये 6 सेकंड पे यहाँ पर नीचे 4 पे जाएगी। स्ट्रेट दिख रही है कि नहीं दिख रही? अरे समझ जाओ यार, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 6 यहाँ पे -4, अरे ज़्यादा प्रपोर्शन में मत जाओ, 4 कहीं यहाँ पे आएगा। लाइन को ऐसे ड्रॉ करना कि वो लगे कि हाँ, मतलब कुल मिला के ऐसे ड्रॉ करोगे कि भाई ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है। अरे वो सीधा नहीं ड्रॉ हुआ कि भाई ये है आपका कहीं पर -4 और ये है आपका कहीं पर 6, ताकि ये आपका 4 सेकंड हो जाएगा और ये 6 सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मैंने दिखा दिया। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा था, इतनी कहानी इसी में टाइम वेस्ट कर दे। t-4 ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब आपका जो एक्चुअल ग्राफ है बच्चों एक्सेलरेशन और टाइम का, वो पता है कैसा ग्राफ है? वो ग्राफ ऐसा है कि भाई t = 6 सेकेंड तक एक्सेलरेशन आपका 0 है, इस रीजन में एक्सेलरेशन 0। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर t = 6 सेकेंड पे अचानक से एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद t > 6 सेकेंड पे आपका एक स्ट्रेट लाइन, यानी टाइम बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। बात समझ गए? ये ऐसा गया है आपका ग्राफ, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। देखा, ये इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ म्यू एस और म्यू के दोनों दे दिए हैं। तो ऐसा देने की वजह से क्या हुआ कि भाई t = 6 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन मिल गया। चलो तो इसको एक बार शुरुआत से देख लो। ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सेम क्वेश्चन है, बस म्यू एस और म्यू के दे दिया गया, तो बिल्कुल ग्राफ का नेचर ही चेंज हो गया। पहले वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा था, अब ऊपर से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और सोल्व कर ले। कह दो सर कर लो, मैं मना कर भी दूंगा तो कौन सा रुक जाओगे। देखो यहाँ पर 2 ब्लॉक दे रखी हैं। अब देखो 2 ब्लॉक सिस्टम फिर से आ गया, इंटरेस्टिंग। क्या दे रखा है? MA का मास दे रखा है 2 kg, यानी ब्लॉक A का मास दे रखा है, B का मास दे रखा है 4 kg, T सेकेंड में दे रखा है, ठीक है भाई, F न्यूटन में है। ड्रॉ एक्सेलरेशंस ऑफ A एंड B वर्सेस टाइम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भूल गया, अरे पिछले वाले न्यूमेरिकल पे चले जाओ भैया, अभी न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ, हमें वो पिछला वाला प्रॉब्लम रिपीट करना है। तो रिपीट का मतलब t = 2 सेकेंड। क्या क्या पूछा गया था उसमें? अरे हमने तो सिर्फ प्लॉट करके, हम लोग एक चीज़ तो भूल ही गए, प्लॉट करने के बाद t = 2 सेकेंड और 8 सेकेंड पे हमें फ्रिक्शन बताना था। तो कहते हो कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो बता ही देंगे हम। कैसे बताएंगे? अभी बताएंगे, चिंता मत करो, ऐसे बताएंगे। एट t = 2 सेकेंड, फिर वही सब कर दो, जो फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? अप्लाइड फोर्स 2T यानी कि 4 न्यूटन, t = 2 सेकेंड पे। लेकिन एट t = 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, अब देखो वहाँ पर आंसर क्या आया था? 12 न्यूटन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी। आपको पता है 8 सेकेंड पे बॉडी आपकी, ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू Fk हो जाएगी, क्योंकि t > 6 सेकेंड पे वो चल रही है। तो Fk की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। Fk कितना आया था? 0.2 इंटू कितना आया था यार? Fk की वैल्यू कितनी? 8 न्यूटन आई थी ना? हाँ 8 न्यूटन। Fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन हमने निकाला ही नहीं, ये तो भूल ही गए। बात समझो, t = 2 सेकेंड पे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी। लेकिन t = 8 सेकेंड पे वहाँ पर क्योंकि अलग अलग दे नहीं रखे थे, इसलिए हम लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू ले ली थी 12 न्यूटन। यहाँ पर म्यू के अलग दे रखा है, इसलिए हमने 8 न्यूटन ले ली। चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हो गया। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक सिस्टम भी रिवाइज हो जाएगा। क्या कह रहा है? मास दे रखा है, ड्रॉ द एक्सेलरेशंस ऑफ A एंड B वर्सेस टाइम। अब देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं।
जो बी और ग्राउंड है वो स्मूथ दे रखा है, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम आसान हो गया। ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, चलो ये भी प्रॉब्लम आसान हो गई। और वो कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, ठीक। इस ब्लॉक ए पर फोर्स लगाई जा रही है और वो कैसे वेरी कर रही है टाइम के हिसाब से, 2t के हिसाब से। तो बच्चों ध्यान से समझना, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे ये ब्लॉक मूव तो करेगी ही, क्योंकि बी और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस वो स्मूथ है, तो आप कितना भी कम फोर्स लगाओगे मूव तो करेगी। बात समझ गए, दोनों सिस्टम मूव करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे टाइम बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे, ए बी के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते थे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि भैया हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये 1 वाली सरफेस मान लो, ये 2 मान लो, जैसा करते आ रहे थे। तो 1 वाली सरफेस पे क्या हो जाएगा, ए का मास कितना है 2, तो ये 2g हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और बी वाले पे कितना हो जाएगा, बी वाले पर हो जाएगा, वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, 2 + 4 6g, दोनों का वेट आएगा ना, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा। अब बात आती है कि ए और बी के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू इंटू n1। तो म्यू है आपका 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। बात समझ गए, कह दोगे सर बिल्कुल। और मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पर फॉर कंबाइंड एक्सेलरेशन मतलब पहले हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं और दोनों चलेंगे एक साथ, क्योंकि ग्राउंड और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो आप फोर्स जब लगाओगे तो वो शुरुआत में फोर्स जब कम होगा तो वो दोनों को एक साथ ही आगे लेके जाएगा, लेकिन फोर्स बढ़ाते जाओगे तो ए और बी के बीच में जो ग्लू है यानी जो फ्रिक्शन है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ए स्लिप हो जाएगी और बी किसी और एक्सेलरेशन से चलने लगेगी। बात समझ गए। तो अभी इनिशियली हमने इस पूरे को सिस्टम माना है, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन ए सी हम मान लेते हैं जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अब हम ए सी को निकालेंगे अगर, तो ए सी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पर कितनी है, एफ अपॉन टोटल मास, सिग्मा एम मान लेते हैं। तो एफ कितनी हो जाएगी 2t अपॉन टोटल मास कितना है बच्चों 2 + 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी t/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कॉम्बाइंड एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब फिर वही सब चीज़ें हम लोग करते हैं। पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि किस टाइम तक इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा और किस टाइम के बाद ये दोनों ब्लॉक अलग अलग स्लिप करके चलेंगी और इनके बीच में एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि हमें पता करना है कितने टाइम तक ये दोनों एक दूसरे से चिपक के चलेंगी और किस टाइम के बाद ये अलग अलग हो जाएंगी, मतलब अलग अलग यानी अलग अलग स्लाइड करने लगेंगी। तो देखो एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अब मैं ए के ऊपर जैसे हम लोग करते थे पहले, तो हमें चेक करना होता था ना कि भैया ये चलेगी भी कि नहीं कंबाइंड होके। तो हमें ये तो पता है कि चलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और चेक करने का तरीका क्या होता था कि ए पर जो फोर्स लग रही है 2t लग रही है, फोर्स बिल्कुल लग रही है, इसका एक्सेलरेशन है ac। अब हम मान लेते हैं कि 2t फोर्स लग रही है, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो f है। और b पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, b पर जो फोर्स है वो ऐसे है, F इज इक्वल टू, इस पर और कुछ तो यहाँ पर फोर्स लग नहीं रही है, तो यहाँ पर फॉर ए ना B पर लगाओ, याद करो B पे हम लोग यहाँ पर लगाते हैं फॉर B, क्योंकि B पर और कोई फोर्स नहीं है। तो हमेशा उस ब्लॉक को कंसीडर करो जिस पे ज़्यादा फोर्सेस ना हो। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बच्चों निकालनी है और उसको कंपेयर करना है मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से। बात समझ रहे, याद आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बी पर और कोई तो फोर्स है नहीं भाई, बी को आगे कौन खींच के लेके जा रहा है, ये वाली फ्रिक्शन फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन कितना है ac। तो यहाँ पर अगर मैं बी के लिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ac लगाऊं, तो फोर्स कितनी है f इज इक्वल टू मास ऑफ बी कितना है, बी का मास है 4 kg इंटू एक्सेलरेशन है आपका t/3, अभी हमने निकाला ac, तो f की वैल्यू आ जाएगी 4t/3। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, फॉर a एंड b टू मूव टुगेदर, एक साथ चलने के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है f, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए FL से।
ये कंडीशन हमें याद होगी, हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम सब में पढ़ चुके हैं। एफ की वैल्यू आपकी कितनी है 4t/3 और एफ एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ एल की वैल्यू है 10 न्यूटन। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 30/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 7.5 आ जाएगा ना, हाँ 7.5 सेकेंड्स। कहने का मतलब है अब हमें टाइम पता चल गया है। टाइम क्या पता चल गया कि भैया जब टी की वैल्यू 7.5 सेकेंड से कम होगी तब तक ये ब्लॉक एक साथ कंबाइंड एक्सेलरेशन AC से चलेंगी, उसके बाद इन दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे। तब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखूँगा, व्हेन t is less than or equal to 7.5 सेकेंड, acceleration of A is equal to acceleration of B is equal to combined acceleration, जो कि हो जाएगा t/3। और t/3 का मतलब क्या होगा, आप वैल्यू रख दो t की वैल्यू रख दो 7.5 मतलब कि t इज इक्वल टू 7.5 पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, एट t इज इक्वल टू 7.5 कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा ना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ गए, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए, इसमें कोई हमें टेंशन नहीं हुई। और इसका वेरी कैसे करेगा, t जब लेस देन इक्वल टू 7.5 है तो कंबाइंड एक्सेलरेशन जो है वो इस इक्वेशन से वेरी करेगा, a इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी यानी कंबाइंड एक्सेलरेशन जो कि t/3 होगा। अब देखो ये कैसी लाइन है, y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है c, अब कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जिसमें m की वैल्यू होगी tan थीटा। ऐसा होता था कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल होता था। तो यहाँ पर जब आप a इज इक्वल टू t/3 लिखा हुआ है तो यहाँ m की जगह हो गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। कह दोगे सर ये समझ में आ गया। अब मैं अगर आधा प्लॉट बनाऊँ, अभी पूरी कंडीशन नहीं हमें पता चली, t ग्रेटर देन 7.5 सेकेंड पे हम लोग नहीं गए अभी। तो देखो a वर्सेस t, तो शुरुआत में t जब तक आपका 7.5 सेकेंड है तब तक आपका एक्सेलरेशन ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होगी और t 7.5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 2.5 t इज इक्वल टू 7.5 पे, और यहाँ पर ये जो a है इज इक्वल टू AB, ये ऐसे दिखाना बच्चों, ठीक है। और एंगल कितना है थीटा, जहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, ये यहाँ से देखो मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आपने एक पोर्शन तो प्लॉट कर दिया। अब बात आती है कि सर जब टाइम 7.5 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब बच्चों कुछ नहीं होगा, तब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करने लगेंगे। व्हेन t इज ग्रेटर देन 7.5 सेकेंड, तब देखो बच्चों क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू अब लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि अब तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है यानी कि जो फोर्स लगा रहे हो वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो FL को पार कर चुकी है, तभी तो A आपका B के ऊपर स्लाइड कर रहा है। और क्योंकि म्यू की एक ही वैल्यू दे रखी है तो F की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी, और लिमिटिंग वैल्यू आपने कितनी ले रखी है 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी और वो कितनी हो जाएगी F इज इक्वल टू FL इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब आप क्या कर दोगे, A और B का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालोगे। तो देखो A का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मान लो a है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, और b क्या हो जाएगा, b के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इसी का अपोजिट 10 न्यूटन लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन आप मान लो ab। बात समझ गए, कह दो समझ गए सर। अब इसके लिए फॉर a के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा 2t यानी ये वाली फोर्स माइनस 10 इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो 2t माइनस 10, मास ऑफ A कितना है 2 किलोग्राम इंटू A, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इक्वेशन आ गई t माइनस 5, तो A की इक्वेशन आ गई, आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। उसी तरह फॉर B पर जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो देखो क्या है, B पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, क्योंकि B और ग्राउंड है स्मूथ, B के नीचे वाली सरफेस और ग्राउंड स्मूथ है, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा मास ऑफ B है 4 इंटू AB इज इक्वल टू 10।
तो ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि भैया टाइम जब 7.5 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो ए तो वेरी करेगा, ए क्योंकि आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा बी के ऊपर, लेकिन बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इस प्लॉट को पूरा करूं तो बच्चों ध्यान से समझना कैसे पूरा होगा। ए जो है ए ये 7.5 सेकेंड है, ए का एक्सेलरेशन दिखाने वाली लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t-5, और बी का एक्सेलरेशन अब चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट 2.5 हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे? तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसको साफ ड्रॉ करके थोड़ा अलग से आपको कुछ एक दो बातें और बता देता हूं इसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या बता देता हूं, जरा ध्यान से समझना। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, ये मज़ा आया सॉल्व करने में? कहोगे सब मज़ा आया सर, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो पता नहीं कहाँ से। बच्चों ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग आपका लगेगा, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये एक्सेलरेशन है। सबसे पहली लाइन बच्चों कौन सी होगी? सबसे पहली लाइन होगी ये वाली लाइन, अरे ये वाली लाइन नहीं, मतलब ये लाइन, ऐसे ये लाइन होगी। और कहाँ तक होगी? ये टाइमिंग होगी इसकी 7.5 सेकेंड तक, यानी 7.5 सेकेंड तक आपका जो ए और बी का एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों चिपक के चलेंगी, ठीक है। और 7.5 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा 2.5। अगर ये यूनिट में यहाँ लिख दूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। अब बात ध्यान से समझना, 7.5 सेकेंड के बाद ए का एक्सेलरेशन वेरी करेगा, और वो कैसे वेरी करेगा? वो वेरी करेगा एक इक्वेशन ऑफ लाइन ए इज इक्वल टू t-5। t-5 का मतलब हो गया एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे 5 सेकेंड का है, -5, यानी नीचे की तरफ, इस तरीके की लाइन। ये बच्चों पोर्शन पता है मैं क्यों नहीं ड्रॉ करता हूँ भाई? आपको तो इसके आगे से मतलब है, मैं समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ऐसी लाइन ना ड्रॉ करके चले आना कि कुछ उल्टा सीधा आपको लाइन, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -5। ये हो जाएगा पोर्शन ए इज इक्वल टू t-5, ठीक है। और क्या बोलेंगे? और ये बोलेंगे कि भाई इसके बाद ये थीटा भी हमने निकाला था, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/3। और फिर क्या बताएंगे? फिर ये बताएंगे कि t 7.5 सेकेंड जब हो जाएगा उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ b कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ए बी ही रहेगी। मतलब जो कंबाइंड एक्सेलरेशन था 2.5 का, वो उतने ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता रहेगा। तो ए बी की वैल्यू उतनी ही रहेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ गए? अब ये ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसका m1 है। बात समझ? ये आंसर आ गया। ये पोर्शन आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर इतना ही है। कैसे है? ये है और ये है, इतना ही है। ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा इसलिए था क्योंकि बहुत सुंदर इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं हमारे। चलो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, एक्सेलरेशन भी ड्रॉ करके देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। यहाँ इसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को समझेंगे। थैंक यू।